हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्पेशल का यह सीरीज स्पेशल भी है ना। केबीसी नैनो में अभी हम लोग प्राचीन इतिहास पर चल रहे हैं और आज लास्ट सेशन है जिसमें हम लोग पूरे प्राचीन इतिहास को समाप्त कर देंगे। थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन हर एक बिंदु पर, हर एक पंक्ति पे चलना और आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ये सीरीज आप संपूर्ण रूप से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब बिहार स्पेशल में क्वेश्चन अगर 25 आता है, 30 आता है तो आप 25 बना सकते हैं या 20 बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन आज 69 को लेकर थोड़ा सा बात बनता है क्योंकि हम लोग तैयारी भी उसी का कर रहे हैं। थोड़ा सा चर्चा पहले, चलिए यहां आते हैं। 69 बीपीएससी में जितना एक्सपेक्टेशन था उस अनुरूप तो काम नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। 69 बीपीएससी जो छोटा सा अपडेट है वो देख लेते हैं। अभी तक हम लोग 68 देख चुके हैं, अभी तक हम लोग 67 देख चुके हैं, 66 की बात नहीं करते हैं। 4.25 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म भराया था, यहाँ पर 6.5 के अप्रॉक्स फॉर्म भराया था और 69 की बात कर रहे हैं तो 2.67 लाख के आसपास फॉर्म भराया था। इन दोनों एग्जाम में अप्रॉक्स देखा जाए तो 40% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था, 60% के आसपास उपस्थिति रहा था। तो लगभग यहाँ आपको 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया था, यहाँ लगभग 4.25 लाख लोगों के आसपास एग्जाम दिए थे। अब बात आते हैं 67 पर। वैकेंसी कम नहीं, 400-450 के आसपास वैकेंसी पहुंच गया तो कम नहीं। अगर आप यूपीपीसीएस में जाएंगे, अगर अन्य एग्जाम में जाएंगे तो वैकेंसी आता कितना, यूपीपीसीएस से कभी 250 आता है, कभी 200 आता है, कभी 250 आता है, लेकिन बीपीएससी में आपको 400 के ऊपर वैकेंसी है तो कम बड़ा वैकेंसी नहीं मान सकते। लेकिन इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है 2.67 लाख, यानी देखा जाए तो 600 के आसपास एक कैंडिडेट पर आपको पड़ रहा है। यानी आपको फाइट करना है एक सीट के लिए 600 के आसपास कैंडिडेट से। 604 के आसपास बैठा है, 600 मान के चलते हैं। अब यहाँ एक बात है, सोचने में लग रहा होगा कि भाई इसमें से बैठेंगे कितना लोग, तो हो सकता है इसमें से 2 लाख लोग बैठे, 2 लाख लोग बैठे। लेकिन एक बात समझिए, अब जो बैठेंगे और जब अब जो एग्जाम देंगे वो लोग देंगे जो कोर बीपीएससी कैंडिडेट हैं, कोर कैंडिडेट है। पहले क्या होते थे, एसआई वाले बैठ जाते थे, पहले बैंकिंग वाले बैठ जाते थे, पहले अन्य एग्जाम वाले भी बैठ जाते थे। भाई आसान चीज है, नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, पास हो जाएंगे तो बहुत सारा चीज, 50,000 रुपया मिलेगा, ये वो बला बला बहुत सारा चीज। लेकिन अब आपके कोर बच्चे जो बीपीएससी तैयारी करते हैं वही बैठने वाले हैं, तो कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा टफ होगा। अब आप ये मान के चलिए कि आपको इनको हराना है, उनको हराना है जो पहले से पास है, एक, दूसरा जो यूपीएससी दे रहे हैं 2, तीसरा जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपके सीनियर है, आपके टीचर है, उन सबको हराना है आपको। तो मेहनत थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, मेहनत कम कहीं नहीं करना है, मेहनत किसी भी रूप में कम नहीं करना है। हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाह रहे हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दें, प्रॉपर मेहनत करवाएं और आप अच्छे से काम करें, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं देना है। दूसरा बात, क्या ई ऑप्शन रहेगा या जाएगा, तो ई ऑप्शन को लेके जैसा चल रहा चर्चा, रहने का उम्मीद कम ही बनता है, कम ही बनता है। अब चूंकि 69 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को ये छोटा छोटा आइडिया होना चाहिए, ताकि हम जब तैयारी करें अपना ना, तो हमको ये पता हो कि हम लोग किस लेवल पर और किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो लेवल आसान नहीं है, अभी भी टफ है। यानी आपको लगभग 2 लाख बच्चों से फाइट करना है और 600 लोगों से फाइट करना है, वैसे 600 लोग जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मेन सेक्शन पर, वो है हमारा केबीसी नैनो का जो सेशन हम लोग लेकर चल रहे थे। जैसा कि मैंने बोला कि आज केबीसी नैनो का लास्ट क्लास है प्राचीन इतिहास का,
बिहार एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट क्लास है। हमने लास्ट क्लास में मौर्य ईरा शुरू कर दिया था। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये सारा सेक्शन आपने बोल दिया। किसी बच्चे ने बोला कि सर जो पहला सेशन आप पढ़ाएं का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पहला सेशन जो हुआ है उसी से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि वो ओवरऑल है। ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, अन्य चीजें भी हैं, विविध सेक्शन भी है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो चुका था, मौर्य ईरा पर हम लोग चल रहे थे, हर्यक वंश हो चुका था, हर्यक वंश तो अशोक पर हम लोग थे, अशोक पर हम लोग थे, शिशुनाग वंश हो गया था, नंद वंश हो चुका था, मौर्य सम्राट। मौर्य सम्राट में चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग समाप्त कर चुके थे और हम लोग पहुंचे थे बिंदुसार पर, बिंदुसार को भी समाप्त कर चुके थे, कौटिल्य को भी देख लिए थे और कहानी के माध्यम से भी समझ लिए थे। अब आते हैं अशोक पर, सम्राट अशोक पर। नाम ऐसे ही सम्राट किसी का नहीं पड़ जाता है, यानी पैदा लेते ही ये सम्राट नहीं थे। 101 भाई थे, 99 भाई का कत्ल किया, ऐसे ही नहीं थे, महान बने थे। पूरे भारत में, तो भारत के अलावा ये ईरान से लेकर उधर बांग्लादेश के आसपास तक इनका पूरा सीमा विस्तार था। नीचे दक्षिण में छोटा सा हिस्सा छोड़कर उत्तर में कश्मीर तक इनका विस्तार था शासन का। तो बहुत बड़ा विस्तार इन्होंने किया था, साम्राज्य स्थापित किया था। वो साम्राज्य जो अभी भी अखंड भारत का हिस्सा नहीं, अभी भी हमारे भारत में वो पार्ट नहीं है जो अशोक के समय था। खैर, तो महान अशोक के बारे में छोटा सा कहानी जानते हुए आगे बढ़ते हैं। खैर, अशोक का सीरियल आ चुका है, आप सीरियल देखते होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अशोक कितना महान थे, है ना। मूवी भी आ चुका है, शाहरुख खान ने अभिनय किया उस मूवी में, अशोक का मूवी भी आया, ठीक। लेकिन अब अशोक को हम सामने से देखेंगे। कहा जाता है अखंड भारत की अवधारणा करीब 40 वर्षों तक राज्य करने वाले शासक का नाम है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक उनका साम्राज्य का विस्तार था। इतना बड़ा साम्राज्य था महान अशोक का। कहा जाता है सम्राटों के सम्राट इनको कहा जाता है, यानी चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट। ये किनको उपमा दिया जा रहा है? ये महान अशोक को उपमा दिया जा रहा है, सम्राटों के सम्राट है ये। कहा जा रहा है कि स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर उभरा है। कला और रूप भंगमा के अद्भुत नमूना अशोक शासन काल में हमको देखने को मिलता है। चतुसिंह स्तंभ जो आप देखते हैं, जो अभी राष्ट्रीय प्रतीक भी है, वो अशोक ईरा का ही है, मतलब अशोक के शासन काल के समय का ही माना जाता है। अब हम लोग अशोक को संपूर्ण रूप में देखने का प्रयास करते हैं। आपको कहीं कहीं आप पढ़िएगा कि अशोक बहुत क्रूर शासक थे, कहीं कहीं पढ़िएगा अशोक बहुत ही दयालु शासक थे। अब ये क्रूर से दयालु होने की अवधारणा ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि व्यक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, चाहे जिस चीज का भी हो, चाहे वो जीवन का हो, चाहे वो साम्राज्य का हो, चाहे धन का हो, चाहे किसी अन्य चीजों का हो। जब सर्वोच्चता पर पहुंचता है तो नीचे आने की अवधारणा ही अशोक के समय में दयालुता का भाव दिखाता है। कैसे, तभी समझते हैं। कहा जा रहा है अशोक के राजा बनने में बिंदुसार के एक मंत्री राधा गुप्त में बहुत सहायता की थी। बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सिंहासन पर अशोक को बैठाया गया था और ऐसे ही नहीं बैठ गए थे। ये कौन कहता है? जैन अनुश्रुति कहा जाता है, क्योंकि अशोक का लगाव बौद्ध से था तो जैन अनुश्रुतियों में कुछ तो विपरीत कहा ही जाएगा, है ना। कहते हैं महाबोधि वंश और इतिहासकार तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध हुआ था और अपने भाइयों की हत्या करके अशोक ने यह सिंहासन हासिल किया। और जब बोला जाता है कि 99 भाइयों का इन्होंने जब हत्या किया था या वध किया था, तो इनका सिर अगम कुआं का जो कुआं है उसी में डाला था। खैर, ये तो कहानियां हैं, कहानियां चलती रहेंगी, लेकिन अशोक को यह शासक बनना आसान काम नहीं था। चलिए, कहते सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था और
जिस समय राजगद्दी पर बैठने का समय हुआ था, अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे अशोक। कहा जाता है कि शिशुंग जो थे इनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी करते थे, और बोला जाता है जहां कोई सफल नहीं हो पाता था वहां अशोक सफल हो पाते थे। तो इनके बड़े भाई इनसे थोड़ा सा जलते भी थे, तो इनको दूर ही रखा जाता था, अशोक को साइडलाइन ही रखा जाता था। लेकिन जब ताज की लड़ाई शुरू हुई, यानी सिंहासन की लड़ाई शुरू हुई, तो अशोक भी कहां पीछे रहने वाले थे, है ना। चलिए, कहा जाता है कि अभिलेखों में उन्हें देव नाम, पिए या राजा उपाधियों से संबोधित किया गया है। भाब्रू स्तंभलेख क्या कहता है? तो भाब्रू स्तंभलेख कहता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित कर दिया था। तो भाब्रू लेख क्या कहता है कि अशोक स्वयं को मगध का सम्राट घोषित कर दिए थे। उन्होंने अपने आप को ही राजा बना दिया था, और बना ही नहीं दिया बल्कि राज सिंहासन पर बैठ भी गए। ठीक है, कहते हैं दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगिका रखा गया है, कहा गया है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री मानी जाती है। तो अशोक की माता का क्या नाम है? सुभद्रांगी है। चल, पिछले क्लास में मैंने बोला था उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका भेजा था, किस लिए? ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं। 13वां अभिलेख अशोक का बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है कलिंग युद्ध से। चलिए थोड़ा सा आपको एंटरटेन कर देता हूं। कलिंग युद्ध के बारे में आपने बहुत सुना होगा। कलिंग युद्ध वो युद्ध है जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। लेकिन ये कलिंग उनके लिए नासूर बन गया था तब जब अशोक चारों तरफ से जीतने में लगे हुए थे, अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे हुए थे, लेकिन कलिंग उनके आधिपत्य में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने बोला चलो चढ़ाई कर देते हैं, और जब उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई किया तो बहुत बड़े स्तर पर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बारे में कहा जाता है कि जब दोनों सेनाएं लड़ रही थी, तो जब सेना तलवार बांध रही थी तो पता ही नहीं था कि अपने सैनिक को मारा जा रहा है या दूसरे के सैनिक को, लेकिन मारा जा रहा था। और इतना मारा जा रहा था, कहा जाता है जब युद्ध शांत हुआ, जब कलिंग का पराजय हुआ, तो अशोक अपनी इस विजय को देखने के लिए जब युद्ध क्षेत्र में आए तो विचलित हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने योद्धाओं को मरते हुए देखा था, योद्धाओं की लाशों को तो देखा था, लेकिन जो कलिंग की जनता ने इसमें पार्टिसिपेट किया और महिलाओं और बच्चों का जो लाश पड़ा हुआ था, वो देखने के बाद उनका हृदय पसीज गया। तभी एक बौद्ध भिक्षु का आगमन होता है और वो आज सामने आते हैं अशोक के, कहते हैं आप बहुत बड़े सम्राट हैं, आप दुनिया में कोई भी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपने गोद के अंदर से, अपने चादर के अंदर से एक शिशु को, मृत शिशु को निकाला और कहा कि आप इतने प्रतापी राजा हैं तो इस शिशु को जिंदा करके दिखाइए। अशोक वो नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने अपने आप को परिवर्तित करने का फिर से वहां से शुरुआत कर दिया और बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हो गए। खैर, तो कलिंग का युद्ध इसलिए परिवर्तक रेखा माना जाता है, परिवर्तन बिंदु माना जाता है। ठीक है, रमेश कुमार जी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? प्रॉब्लम चलते रहेगा, लेकिन क्लास लेना छोड़ दें तब और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, क्योंकि अकेले बैठने में बहुत सारे दिमाग में भावनाएं जागृत होते रहती हैं, लेकिन जब आपके सामने आता हूं तो सारी बातें साइड लाइन, आप एक सामने रहते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चल, तो 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? कलिंग युद्ध से संबंधित है। कहा जा रहा है कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में निग्रोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भिक्षु ने दीक्षा दिलवाया था? निग्रोथ ने दिलवाया था। उसके बाद मोगलीपुत्ती से इनका मुलाकात हुआ और उसके प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कहते हैं दिव्य वरदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म को दीक्षित करने का श्रेय गुप्त को जाता है। तो कई सारे ग्रंथें हैं, कई सारे शीर्षक हैं, कई सारी रचनाएं हैं, सब में अलग अलग बात होती है, लेकिन अंततः एक ही बात है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार अशोक ने किया। कहते हैं अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध के
ज्ञान स्थली बोध गया वो गए थे। अब बोध गया की यात्रा पर उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध वज्रासन यानी बुद्ध की का जो मुद्रासन है ऐसे, उसमें एक चैत्य का भी निर्माण उन्होंने करवाया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने वर्ष गए थे अपने शासन के? 10वें वर्ष। एक और बात बता दूं, उन्होंने अपने शासन के 8 वर्ष में ही ईरान से लेकर बांग्लादेश और ऊपर से लेकर दक्षिण तक मैसूर तक राज विस्तार किया था। फिर तो कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन ही हो गया था। तो उसी के बाद वो फिर बौद्ध मठों की तरफ, बौद्ध से संबंधित जितना भी धार्मिक क्षेत्र था उस तरफ आगमन वो करने लगे थे। तो 8 वर्ष के शासन काल में ही अखंड भारत की अवधारणा को उन्होंने जन्म दिया था। ठीक है, कहते हैं कि परवर्ती शुंग शासकों ने वज्रासन के चारों ओर वेदिका का निर्माण करा दिया था। तत्पुराण चंद्रगुप्त द्वितीय भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि नवरत्न कहे जाने वाले अमर सिंह ने यहाँ पर विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। लास्ट क्लास में हम यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन आज अगर अशोक शुरू से नहीं करते तो फिर आपको समझ में नहीं आता। शासन के 10वें वर्ष में वो कहाँ गए थे? तो जहां ज्ञान स्थली है बोध गया वहां गए थे। शासन के 20वें वर्ष में कहाँ गए थे? तो जहां जन्म हुआ था लुम्बिनी गए थे। कौन? अशोक। कहते हैं लुम्बिनी के ग्राम को धार्मिक कर से मुक्त घोषित कर दिया गया था अशोक द्वारा। और भू राजस्व की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। तो महात्मा बुद्ध से इनका कितना ज्यादा लगाव था इस बात को आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि कर से मुक्त घोषित किया गया था शासन के कितने वर्ष में? तो शासन के 20वें वर्ष में इन्होंने कर से मुक्त कर दिया था लुम्बिनी ग्राम को। ठीक है, कहते हैं धर्म की परिभाषा उन्होंने दी जिसको महाराहुलवाद सूत्र से लिया गया था। तो धर्म को कहां से लिया गया था? तो धर्म को महाराहुलवाद सूत्र से लिया गया था। कहते हैं इन्हीं के समय में तृतीय बौद्ध संगति भी हुआ था, पाटलिपुत्रा में भी हुआ था, अध्यस्थामोगलीपुत्र किए थे, क्योंकि ये पहले भी पढ़ चुके हैं तो दोबारा आपको रिवाइज बस हो जाएगा, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी के किनारे पर श्रीनगर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। किसके अनुसार? कलहन के राज तरंगिणी के अनुसार क्या स्थापना किए थे? तो बितस्ता नदी के किनारे यानी झेलम नदी के किनारे जो अभी श्रीनगर आप जानते हैं, उसकी स्थापना कौन किए थे? अशोक ही तो किए थे। अशोक ही तो किए थे। ठीक है, चलिए और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पाटलिपुत्रा के दीदारगंज में जो यक्षिणी का प्रतिमा प्राप्त हुआ है वो क्या है? मौर्य कला का ही उदाहरण है। तो यक्षिणी मूर्ति मौर्य कला से जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुम्हरार का जो राजप्रसाद है वो भी मौर्यकालीन कला से ही जुड़ा हुआ है। अब आते हैं अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन जो जो अपनाए गए। तो क्या क्या साधन अपनाए जा सकते? तो हमने देखा कि उन्होंने धर्म की स्थापना की। इसके अलावा धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया, खुद भी धर्म यात्रा पर गए हुए थे, लुम्बिनी गए, बोध गया गए। साथ ही राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति कर गई ताकि बौद्ध धर्म का विस्तार किया जा सके। महाधर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया। इसी तरह इन्होंने कई सारे कार्य किए जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार हो। आगे है जो इम्पोर्टेंट, कहता अशोक के 13वें वर्ष के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पदाधिकारी को एक नया वर्ग ही बना दिया। अपने शासन के 13वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पूरा इन्होंने पदाधिकारी का एक नया वर्ग तैयार किया जो क्या करेगा? बौद्ध धर्म का प्रचार। जैसे अभी IAS IPS है ना, वैसे ही पदाधिकारी का अशोक ने निर्माण किया ताकि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, कहते हैं कि वर्ग बनाया गया जिसे धम्म महापात्र की संज्ञा दी गई, जिसका कार्य था धार्मिक एकता स्थापित करना। किस तरह का धार्मिक एकता? तो बौद्ध धर्म से सबको जोड़ के या अन्य धर्मों को जोड़कर एक धर्म के रूप में आगे बढ़ने की परिकल्पना, जिसको धम्म महापात्र कहा गया। ये धर्म बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ था, जो विभिन्न संप्रदायों के भेदभाव को दूर करके एकता स्थापित करने का भी काम कर रहा था। चलिए, मानव और पशु जाति के कल्याण हेतु धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। कहता है अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उन्होंने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जैसे श्रीलंका में भेजा गया, तो उन्होंने इसको कहां कहां लिखवाया?
तो दूसरा और 13वें शिलालेख में यह बात लिख पाया उन्होंने कि हमारा दूत आज यहाँ गया, हमारा दूत आज वहां गया। तो ये सारी बातें उन्होंने दूसरे और तीसरे शिलालेख में लिखवाई। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म के प्रचारकों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। मंझतिंग कश्मीर और गंधार में भेजे गए थे, मंझिम हिमालय में भेजे गए थे, सोन और उत्तरा स्वर्ण भूमि में भेजे गए थे, रक्षित उत्तरी कनारा में भेजे गए थे, धर्म रक्षित, रक्षित अलग है, धर्म रक्षित अलग है, धर्म रक्षित पश्चिम भारत में भेजे गए थे, महारक्षित यवन राष्ट्र में भेजे गए थे, वही महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में भेजे गए थे, और महादेव मैसूर में भेजे गए थे। मैसूर दक्षिण का इनका सबसे लास्ट इलाका था जो इनके अधीन था। तो मजंती के कश्मीर और गंधार, मंझिम हिमालय, सोन उत्तरा स्वर्ण भूमि, रक्षित उत्तरी कनारा, धर्म रक्षित पश्चिमी भारत, महारक्षित यवन राष्ट्र और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, और महादेव कहा मैसूर में। तो इन्होंने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न धर्म प्रचारकों को भेजा, जिसका यहाँ पर नामकरण लिखा हुआ है। और महेंद्र और संघमित्रा को तो उन्होंने श्रीलंका भेजा ही था, है ना, हमने पहले ही पढ़ रखा है, कितनी बार पढ़ेंगे। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ कि 12वीं और 20वीं शताब्दी के तक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी की संख्या बहुत कम थी। लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास में ही बात किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अशोक के बाद शायद दूसरे ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने वालों को सबसे ज्यादा जोड़ा। कहते हैं 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन नागपुर में अपनी पत्नी के साथ स्वयं को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई, और सिर्फ स्वयं को नहीं बी आर अम्बेडकर ने दिलवाया, बल्कि 10 लाख अन्य लोगों को भी हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में इन्होंने परिवर्तित कराया। तो एक बहुत बड़ा धर्मांतरण करवाया था। कौन? तो बी आर अम्बेडकर ने। क्योंकि हिंदू धर्म की जो किरूतियां थी ना, जो छुआछूत और दलितों के प्रति भावना थी, इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए थे वो। आप समझ सकते हैं, भारत के एक प्रख्यात व्यक्ति को भी धार्मिक मूल्यों के कारण धर्म परिवर्तन करना पड़ा है। अमर रॉय जी कहते हैं क्या रीडिंग मार रहे हैं। केवीसी का लाइन बाय लाइन पढ़ाने की बात कहा मैंने। अगर आप नहीं रीडिंग मारेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं। शॉर्टकट नहीं होता है जीवन में। मैं साक्षात एग्जाम्पल है इसका। शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट से आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उतना ही तेजी से डाउन हो सकते हैं। मैं साक्षात एग्जाम्पल है इसका। आप जो शॉर्ट नोट्स और सोचते हैं कि एकदम शॉर्ट ट्रिक बना के पढ़ लेंगे और पास कर जाएंगे, अब वो बीपीएससी नहीं रहा, अब वो कोई एग्जाम नहीं रहा। अब आपको लाइन बाय लाइन अक्षर सा आपको समझना होगा, जानना होगा, चीजें सीखना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। जीवन में अगर शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो आप शॉर्टकट आपका जीवन बन जाएगा, फिर कोई शॉर्टकट आपका देखने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आप दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए लाइन बाय लाइन, फैक्ट बाय फैक्ट हर शब्द को आपके सामने रख रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों की बात कर लेते हैं। तो यहां से अच्छा है अशोक के अभिलेख को 17वीं का क्लास चल रहा है, देख लीजिए, बाकी नीचे आते हैं। अशोक के अभिलेख को, सारे अभिलेख को यहाँ पढ़ते चले जाते हैं, आपको ज्यादा आइडिया लगते चले जाएगा। क्योंकि जितना अभिलेख है अगर उसका हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ ले तो ऊपर वाला सारा काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। जैसे प्रथम अभिलेख क्या कहता है, तो पशु बलि की निंदा करता है। इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसको याद करते जाइए। अशोक का कौन सा अभिलेख है जो पशु बलि की निंदा करता है, तो वो प्रथम अभिलेख है। अहिंसा पर बल देता है तो प्रथम अभिलेख है। दूसरा अभिलेख समाज कल्याण हेतु कार्य करने की बात करता है, मनुष्यों और जानवरों दोनों की चिकित्सा व्यवस्था करवाने की बात करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा अभिलेख। तीसरा अभिलेख कहता है कि ब्राह्मणों, मित्रों और श्रमणों से सदा उतार पूर्ण व्यवहार कीजिए, रोज पूर्ण व्यवहार मत कीजिए। ये दयालुता का भाव है। जो रौद्र रूप अशोक का था उसको तो उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद ही त्याग दिया था। फिर उन्होंने प्यार बांटना शुरू किया। जैसे आजकल राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, हम प्यार बांटते हैं, तो वही हालत अशोक जी का भी था। ठीक है, तो कहा जाता है इसमें इन्होंने राजकीय अधिकारियों युक्त राज्यों का प्रादेशिक को यह आदेश दिया कि हर 5 वर्ष राज्य का दौरा करें और सबको उदारतापूर्ण व्यवहार करें, सबसे कुशल समाचार पूछें। और कहा जाता है अशोक की यही सब बातें जो थी, सत्य हिंसा की बातें, यही धीरे धीरे उन
असंतुष्टों को मौका दे रही थी कि विद्रोह करके अपना एक राज्य स्थापित कर ले, लेकिन अशोक का खौफ तो अभी भी कायम था। अशोक के रहते हुए ये चेष्टा बहुत ही कम स्तर पर हुआ, क्योंकि जानते थे एक बार अशोक बदले तो हमको बदल देंगे, तो चेष्टा बड़े स्तर पर नहीं हुआ। लेकिन अशोक के जाने के बाद ये साम्राज्य टूटता चला गया। ठीक, चलिए, तो तीसरा अभिलेख हो गया। चौथा अभिलेख जो है भेरी घोष यानी युद्ध की जगह पर किसकी बात करता है? कहता अब युद्ध नहीं करो, प्यार करो। कैसे करो? धम्म घोष यानी शांति की बात करता है। या युद्ध के बदले शांति की बात कौन सा अभिलेख करता है? चौथा अभिलेख करता है। चौथा अभिलेख करता है। यही अभिलेख पशु हत्या को बहुत हद तक रोकने का दावा भी करता है। तो हमने 4 अभिलेख अभी तक देख लिए, इसमें चौथा अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध से शांति की बात चौथा अभिलेख करता है। 5वां अभिलेख क्या करता है? तो 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो धर्म के प्रचार प्रसार को देखता है। अभी हम लोग देख चुके ना, धर्म के प्रचार प्रसार को देखने के लिए धम्म महापात्र अधिकारी की नियुक्ति करता है। ये 5वां अभिलेख अशोक का कहता है। छठा अभिलेख महत्वपूर्ण है, जिसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है कि आपका दिल बहुत करेगा, ये करे, वो करे, वो करे, वैसे करे, वैसे करे, नहीं, अपने आप को नियंत्रित कीजिए। ये बात कौन कहता है? ये बात छठा अभिलेख कहता है। छठा अभिलेख कहता है। 7वां अभिलेख क्या कहता है? तो अभी जो हम लोग संविधान में जो शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, सहिष्णुता, सबके साथ सहिष्णु बनिए, तो ये भाव कहाँ है? 7वें अभिलेख में। 8वां अभिलेख कहता है धर्म तीर्थयात्राओं का उल्लेख करता है। जैसे अशोक बोध गया गए थे तो उसके संदर्भ में आपका चर्चा किया गया है 8वां शिलालेख में। 8वां शिलालेख में, अभिलेख में। 9वां किसकी बात करता है? तो 9वां कहता है सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख करता है और कहता है कि दासों और नौकरों के लिए क्या रखना चाहिए? दया भाव रखना चाहिए। जो बातें हम अभी संविधान में देखते हैं, जो हम संविधान में रखना चाहते हैं, वो बात अभिलेखों में लिखा गया। अशोक के कई हजार ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। ये बातें उस समय हो रही, अभी नहीं हो रही। तो पहले के राजा अभी के शासन की अपेक्षा कहीं ज्यादा आगे थे, लेकिन तब भी आज के शासन व्यवस्था को, आज के सामाजिक व्यवस्था को हम सबसे आधुनिक व्यवस्था मानते हैं, क्योंकि हमने उनके शासन व्यवस्था को अच्छा से समझा ही नहीं। चलिए, 10वां अभिलेख क्या कहता है? तो यह ख्यातियों गौरव की निंदा करता है। कहता है बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त किए हैं, इससे कोई भला होने वाला नहीं है, बल्कि मानवीय सेवा कीजिए। कहता है धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। किसमें? 10वां में धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता की बात की गई है। 11वां शिलालेख कहता है धर्म के प्रदान को सर्वोत्कृष्ट और धर्म की व्याख्या के संदर्भ में बात करता है। कौन? 11वां शिलालेख। और 12वां कहता है कि सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करना चाहिए। आप देखिए, कहीं ना कहीं इसमें संविधान का दर्शन आपको दिख रहा होगा। विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करना चाहिए और महिला मात्रों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि पुरुषों और महिलाओं को एक साथ समानता भाव दिया जा सके। ये 12वां अभिलेख कहता है। तो एक चीज का पूछा जा सकता है, महिला महापात्रों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा अभिलेख बात करता है? तो 12वां अभिलेख बात करता है। ठीक है। 13वां इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुके हैं, किससे जुड़ा हुआ है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। लाखों लोगों की हत्या हुई, बोला जाता है 1.5 लाख लोग घायल हुए और इतने ही लोग शायद प्रवास कर गए थे, यानी कलिंग से चले गए थे। तो ये बहुत बड़ी संख्या थी। उस समय एक साम्राज्य में कितना संख्या होता ही था, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और उसमें इतना बड़े स्तर पर हताहत होना बड़ी बात। कहता है 14वां इंपॉर्टेंट है, प्रजा के स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। अशोक कभी किसी को जबरदस्ती धर्म को मानने की बात नहीं करता था, बौद्ध धर्म को स्वीकारने की बात नहीं करता था। वो हमेशा संवेदनाओं, भावनाओं का रिस्पेक्ट करता था। तो 14वां शिलालेख स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के बारे में कहता है और पितृव्रत प्रेम भाव को अपनाने पर बल देने की बात करता है। तो ये 14 के 14 अभिलेख हैं जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है।
हैवान सिंह बड़ा अच्छा सुझाव दे रहे हैं, शुक्रिया। कोशिश करूंगा और हमेशा करता भी हूं और दूंगा भी। लेकिन यही बात है ना कि आप एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ रोकता है आपको, लेकिन लास्ट जाते आते आपको और वो सुविधा दे दूंगा जिससे आपको लाभ सीरियसली। जल्दी सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आहार विषयपति के अधीन होता था। तो आहार किसके अधीन होता था? विषयपति के अधीन होता था, एक तथ्य। दूसरा है जिले का प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? स्थानीय कहा जाता था। तो आहार किसके अधीन होता था? विषयपति के अधीन होता था। और प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? जैसे डीएम कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वैसे ही स्थानीय का स्थान है यहाँ पर, वैसे ही स्थानीय का स्थान है यहाँ पर। ठीक है। कहते हैं गो 10 गांव की व्यवस्था करता था। गोप 10 गांव की व्यवस्था, जैसा पंचायत की अवधारणा देख रहे हैं वैसे ही गोप है। कहते हैं मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य शासन में नगरीय प्रशासन 6 समितियों में विभाग था। यानी जैसे नगर पालिका की आप बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं, वहां पर 6 समितियों द्वारा नगरीय प्रशासन को देखा जाता था, नगरीय प्रशासन को देखा जाता था। हाँ, फॉर्म फिलअप बंद हो गया। जैसा कि मैंने बोला फॉर्म भराया है इस बार 2.67 लाख, और अभी तक के बीपीएससी इतिहास में जब से मुझे याद है सबसे कम फॉर्म फिलअप किया है। मैं बीपीएससी को 56वीं से 59वीं से टैकल कर रहा हूं, और 56वीं से 59वीं से इस बार 69 हो गया है। यानी लगभग 10 साल को मैं 10 साल के बीपीएससी पैटर्न को देख रहा हूं, तो इसमें सबसे कम फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप खुशकिस्मत भी हैं और बदकिस्मत भी, क्योंकि इस बार फाइट टफ होगा। चलिए, तो मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन को देखते हैं एक बार। कहते हैं 6 समितियों में बटा होता था नगरीय प्रशासन। प्रथम समिति जो था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था, उद्योग कैसे चल रहे हैं, जैसे हमें एमएसएमई अभी देखते हैं ना वैसे ही। द्वितीय समिति विदेशियों के देख रेख करती, कोई आ रहा है जा रहा है तो उनको दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अतिथि देवो भव, जो अभी हम लोग कहते हैं, अशोक के समय पहले ही उन्होंने इसके देख रेख के लिए मंत्री रख रखा है। तृतीय समिति जनगणना करती थी, कितना है लोग और कितना नहीं है। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी, मतलब लोगों को रोजगार मिलता रहे, व्यापार चलता रहे। और पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था करती थी कि सामान अगर बने तो बिके भी। और छठी समिति विक्रय कर लगाते थे, यानी आप बेचते हैं, जैसे आज आपका जीएसटी देना पड़ता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है, तो वैसे ही छठी समिति विक्रय कर लगाती थी, टैक्स लगाती थी। ठीक है। 2.75 कहां पढ़े मनीषा? कल पेपर में पूरा दिया हुआ था, हो सकता है संशोधन हुआ हो, लेकिन कल पेपर में 3 पेपर में ये न्यूज आया है, ये 3 पेपर में आया है। ठीक है। कहते हैं प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। जैसे अभी जिलाधिकारी जानते हैं, तो जिलाधिकारी को उस समय एग्रोनोमेई कहा जाता था, जिलाधिकारी को एग्रोनोमेई कहा जाता था। नगर आयुक्त को एंटीनोमोई कहा जाता था, और सैन्य अधिकारी 3 अधिकारी नगर प्रशासन के स्तर पर होते थे। 3 अधिकारी नगर प्रशासन के स्तर पर होते थे। बहुत सारे कारण है फॉर्म कम भरने के। कारणों को जब गिनिएगा तो एक तो टीचर वाला जो आया है फॉर्म, उसके कारण। दूसरा कारण जब मैं आपको गिना दूं तो निगेटिव मार्किंग हुआ है, उसके कारण। तीसरा कारण अब आपको गिना दूं तो मेंस का जो सिलेबस टफ हुआ है, उसके कारण। चौथा कारण अगर आपको मैं गिना दूं तो जो अतुल प्रसाद सर का लगातार अपडेट हुआ है, जिससे छात्रों का मोह भंग भी हुआ है। तो ऐसा नहीं कि एक फैक्टर जिम्मेदार है, कई सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, क्योंकि बिहार टीचर वाला तो एग्जाम अगस्त लास्ट तक समाप्त हो रहा है। फिर लोगों को अच्छा खासा 1 महीना मौका मिलता, लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहे लोग, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अतुल प्रसाद सर ने इतना अपडेट किया है कि खुद ही कंफ्यूज है कि हम कितना अपडेट कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद, देखिए सबको याद रखना जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद तो रख ही सकते हैं, है ना। कहते हैं कि समाहर्ता क्या करता था, तो राजस्व का संग्रह करता था। राजस्व का जो संग्रह करता उसको समाहर्ता कहते हैं।
सन्निधाता किसको कहते हैं? तो राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था उसको सन्निधाता कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रशासता किसको कहा जाता है? तो कारागार का जो अध्यक्ष होता था उसको प्रशासता बोला जाता है। तो फिर से देख लीजिए, समाहर्ता राजस्व का संग्रह करता है, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष है और प्रशासता कारागार का अध्यक्ष है। तीन चीज इंपॉर्टेंट। इधर प्रदेष्टि कमिश्नर को प्रदेष्टि की संज्ञा दी गई है, व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश को व्यावहारिक की संज्ञा दी गई है और नगर रक्षा का अध्यक्ष जो होता है उसको नायक की संज्ञा दी गई। फिर से याद करिए, प्रदेष्टि कमिश्नर को बोला जाता है, व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश को बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ सीजेआई है वैसे ही व्यावहारिक है प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था और अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। ये वैसे नाम है जो आपको नाम से पता नहीं चलेगा कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन जो विभागाध्यक्ष है उसको देख लीजिए। देखिए, अगर आप पूरे को पढ़िएगा तो आपको कंफ्यूजन लाजमी है। 3 4 5 ऐसे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट, जैसे सीता अध्यक्ष किसको कहते थे? कृषि विभाग का जो प्रधान होता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। अच्छा, पाटला अध्यक्ष किसको कहते थे? जो लेखा विभाग का अध्यक्ष होता था उसको कहते थे। नवा अध्यक्ष किसको कहते हैं? नाव और जहाजों का अध्यक्ष होता था उसको नौवा अध्यक्ष कहते थे। लक्षणा अध्यक्ष किसको कहते हैं? टकसाल का अध्यक्ष, जहां सिक्के छपते थे उसके अध्यक्ष को टकसाला अध्यक्ष कहते हैं। पौतवा अध्यक्ष किसको कहते हैं? जो बात एवं माप विभाग का अध्यक्ष होता था उसको पौतवा अध्यक्ष कहते हैं। पतना अध्यक्ष बंदरगाहों के संदर्भ में याद हो जाएगा। बंदरगाह जेल खाने का अध्यक्ष जो होता था उसको बंदगारा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो ये मौर्यकालीन विभिन्न विभाग एक मिनट रुक जाइए, एकदम याद नहीं रहता, एकदम याद नहीं रहता है, इसलिए कह रहा हूं इन सबको बार बार पढ़ना सही होगा, बार बार पढ़ना सही होगा। जिंदगी में इंजोरा के बाद अंधेरा आता है ना, वही हो गया था जैसे मेरा लाइफ में आया हुआ है। ठीक है, चलिए। कहते हैं बौद्ध मौर्य साम्राज्य बौद्ध धर्म का संबंध, तो अभी हम लोग इसको पूरा पढ़ चुके हैं कि कैसे बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कैसे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पूरा विभाग ही बना दिया, अधिकारियों की नियुक्ति ही कर दिया। ये सब हम लोग देख चुके हैं। कहता है बुद्ध युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपना लिया। अब बुद्धम शरणम गच्छामि इनके जीवन का उद्देश्य हो गया, दहम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, और जियो और जिनो जो जैसी अवधारणाएं को अशोक ने अपने जीवन में आत्मसात किया। महेंद्र और संहिता को उन्होंने भेजा, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। अब मौर्योत्तर काल के बाद मौर्य वंश का जब अंत होता है तब एक और वंश का उदय होता है, उसका नाम है शुंग राजवंश। इस राजवंश को समझे, बड़ा मजा है। बोला जाता है सनातन धर्म को कुछ लोग भूल चुके थे कि ये होता भी है। ब्राह्मणों की कभी कभी ना मैं सिस्टम से तंग आ जाता हूँ, और सिस्टम शायद मेरे से भी तंग आ गया है ना, हो सकता है, हो सकता है। फिर अंधेरा फिर उजाला जीवन। चलिए पुष्यमित्र शुंग की बात कर लेते हैं। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जिसका नाम बृहदत्त था उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, और यह भी बड़ा रोचक स्टोरी है, सुनिएगा।
बृहदत्त भी वह राजा थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने पर यकीन करते थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिससे इनके दोनों के बीच अनबन हो गया। अनबन इस बात को लेकर भी हो गया कि विदेशियों का आक्रमण चल रहा था और उन्होंने बौद्ध धर्म वाले लोगों को अपनी तरफ मिलाकर जहां बौद्ध मठ होता है वहां वो लोग रहने लगे थे। बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग ने बोला कि महाराज आक्रमण होने वाला है आप पर जल्दी, अगर यह हिंसा के मार्ग पर ज्यादा दिन रहेंगे तो राजकाट से मुहांगी कर लीजिए, ये जल जाने वाला है। बृहदत्त ने उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग अपने राज्य को किसी के अधीन होता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने बौद्ध मठों पर आक्रमण कर दिया, वहां से विदेशी आक्रमकों को किनके पास ले आए, तो बृहदत्त के पास ले आए। माथा पकड़ना पड़ेगा। कमेंट भी देख लो सर, दिख नहीं रहा सर जी। आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, मैं खुद परेशान हो गया हूं। आप बोर्ड दिख गया, दिख जा रहा, दिख जा रहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपका ऑलरेडी पीडी में करवा चुका हूं, 4 महीना 5 महीना का पीडी रखा हुआ है प्ले लिस्ट में, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक हो गया तो फिर व्हाइट होगा। चलिए, तो पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहे थे हम लोग। तो पुष्यमित्र शुंग और बृहदत्त के बीच मतभेद हो गया, और ऐसे में बृहदत्त एक दिन जब पुष्यमित्र शुंग के पास आया तो दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बृहदत्त तलवार से उनको मारना चाहे, और उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने अपनी तलवार निकालकर बृहदत्त की हत्या कर दी। गुस्से में यह खेल तो हो गया, लेकिन सेना पुष्यमित्र शुंग के साथ थी, क्योंकि वो भी बृहदत्त की नीतियों से परेशान हो गए थे। क्योंकि कब तक सत्य अहिंसा, मतलब अहिंसा, बौद्ध धर्म, ये धर्म वो धर्म, और उसके चक्कर में राज चला जाए, ये कोई नहीं चाह रहा था। जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है इन्होंने बौद्ध धर्म को ना समूल नाश करने की बात कही, और उन्होंने कई सारे बौद्ध मठों को खत्म कर दिया, नष्ट करवा दिया। इन्होंने सनातन धर्म जो बात हो जाता है उसको प्रचार प्रसार करने पर अपना फोकस रखा, उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद कहे विकास कुमार जी, एक बार और लाइव आएंगे, एक बार और लाइव आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, उस पर भी काम करेंगे। चलिए, एक बार और लाइव आएंगे। ब्लैक ही दिख रहा है ना, मेरे पास ही दिख रहा है। चलिए, तो पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहदत्त की हत्या कर दी तो उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना के बाद विदिशा का विजय अभियान उनके पुत्र अग्निमित्र द्वारा चलाया गया। किनके द्वारा? पिक्चर गया नहीं गया? ब्लैक क्यों होया हुआ है? अब तो वॉइस भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं।
सिस्टमेटिक एरर है और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं जो आपको कर दूं। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए। कहाँ से प्रॉब्लम हो गया है?